हेलो एवरीवन। तो आज हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ डीएनए। ठीक है, अब हम कंटिन्यू करते हैं डिस्कवरी ऑफ डीएनए से। तो जो सबसे पहले हम लेते हैं कि जो डीएनए टर्म, पहली बार तो डीएनए टर्म किसी ने दिया ही नहीं था। सबसे पहले एक मिशर आए थे, एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम क्या था, मिशर। उन्होंने क्या कहा था डीएनए को, उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक एसिडिक बोला था कि कोई एसिडिक, डीएनए उस टाइम डिस्कवर नहीं हुआ था, तो उन्होंने फाइंड किया था कि कोई एसिडिक मटेरियल है, ठीक है, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया था, इस एसिडिक मटेरियल का उन्होंने नाम क्या दिया था, जो ऐसे उन्होंने बोला था, मिशर जो थे उन्होंने बोलता है एक एसिडिक मटेरियल है। ठीक है, उस टाइम डीएनए डिस्कवर तो हुआ नहीं था, डिस्कवरी चल रही थी, तो उन्होंने बोलता है एक एसिडिक मटेरियल है जिसका नाम उन्होंने दिया था न्यूक्लियन। ठीक है, जिसका नाम उन्होंने क्या दिया था, न्यूक्लियन दिया था। ठीक है, और इसको जो मिशर थे उन्होंने इसे आइसोलेट कहाँ से किया था, इस एसिडिक मटेरियल को आइसोलेट कहाँ से किया था, इसको आइसोलेट किया था उन्होंने पस सेल से। ठीक है, पस सेल से, या फिर हम इसको न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की जो पस सेल होती है ना, उससे उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, जो न्यूक्लियस की पस सेल होती है उससे उन्होंने एसिडिक मटेरियल डिस्कवर किया था। और उस एसिडिक मटेरियल को उन्होंने नाम क्या दिया था, उस एसिडिक मटेरियल को उन्होंने नाम दिया था न्यूक्लियन। तो इससे हमें एक चीज़ तो पता चल गई कि डीएनए कैसा होता है नेचर में, एसिडिक। ठीक है, लेकिन अभी भी जो ये था, मतलब जो डिस्कवरी ऑफ डीएनए थी, ये इल्यूजिव थी। क्यों, लिमिटेशन क्या था इसका, लिमिटेशन क्या हो गया, क्योंकि उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं थी। ठीक है, टेक्निकल इशू था, इतनी टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं थी, क्योंकि इसकी वजह से हम आइसोलेट नहीं कर पाए थे डीएनए को, आइसोलेट नहीं हुआ था डीएनए। ठीक है, तो ये क्या था, इसकी लिमिटेशंस थी। क्या थी लिमिटेशन, देखो मैं फिर से बताती हूँ एक बारी। जो मिशर थे उन्होंने बस सेल में उन्हें एक एसिडिक मटेरियल मिला जिसका उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियन। ठीक है, और उसके बाद उसको वो, मतलब इससे हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि जो डीएनए होता है वो एसिडिक होता है। अब लेकिन इसकी वो क्या थी लिमिटेशंस, इसकी लिमिटेशन क्या थी कि हमारे पास टेक्निकल इशू थे, तो हम डीएनए को डिस्कवर नहीं कर पाए थे। तो कोई इनकी बात पे यकीन नहीं कर रहा था कि बिना डीएनए को देखे वगैरह हम कैसे मान लें कि जो मतलब जो न्यूक्लियन जो भी आपने फाइंड किया है ये एसिडिक है, यही आगे जो डीएनए फर्दर वगैरह, कोई इनकी बात पे यकीन उस टाइम इतना नहीं कर रहा था। ठीक है, उसके बाद जो हमारा दूसरे आए थे वो कौन आए थे, फ्रैंकलिन एंड विल्किंस। अब इनके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। कौन आए थे, फ्रैंकलिन्स एंड विल्किंस। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, 1 मिनट। ठीक है, इन्होंने जो डीएनए का स्ट्रक्चर देखा था, इन्होंने जो डीएनए का स्ट्रक्चर देखा था वो किस, मतलब उन्होंने क्या किया था कि एक टेस्ट ट्यूब में डीएनए लिया था, डीएनए अलग लिया था, और उस टाइम उस पर एक्सरे मारी थी, तो उनके सामने एक इमेज आई थी। ठीक है, इनके सामने जो इमेज आई थी वो किसके थ्रू आई थी, एक्सरे डिफ्रैक्शन। जो इनके पास स्ट्रक्चर आया था, एक्सरे डिफ्रैक्शन के थ्रू क्या आया था, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, तो ये थे दूसरे। उसके बाद फिर चारगफ आए थे, ये तो आपको मोस्टली पता ही होगा। इन्होंने चारगफ आए थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, केमिकल एनालाइज किया था, केमिकल एनालाइज ऑफ डीएनए किया था, एनालिसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, किसी सोर्स से किया था, और उन्होंने क्या पाया था कि जो रेशियो होती है ए और टी की और जी ओ सी की वो कांस्टेंट होती है, और किसके इक्वल होती है, 1 की। इसको हम चारगफ रूल भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनिएगा कि जो रेशियो होती है ए एंड टी की और जी एंड सी की वो कांस्टेंट होती है, और जो कि किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। इसको हम चारगफ रूल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था कि ए अपॉन में टी इज इक्वल्स टू जी अपॉन में सी, एक की रेशियो किसके इक्वल होती है, 1 के।
ये कहा था इन्होंने। ठीक है, इन्होंने केमिकल एनालाइज ऑफ डीएनए किया था किसी सोर्स से, और उससे उन्होंने क्या फाइंड किया कि ए अपॉन में टी, जी अपॉन में सी की जो रेशियो है वो कांस्टेंट है, जो कि किसके इक्वल है 1 में, और ए प्लस जी और टी प्लस सी ये भी किसके इक्वल है 1 के। ठीक है, ए प्लस जी और टी प्लस सी ये भी जो है ये किसके इक्वल हुआ 1 के। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, चारगफ रूल। इसी को हम बोलते हैं चारगफ रूल। ठीक है, उसके बाद हमारा आया डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। उसके बाद जो आया हमारा क्या आया, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है, सबसे पहले इसके पॉइंट्स लिखते हैं। ये किसने दिया था, ये आया था इन 1953। ठीक है, और मिशर ने कब दिया था, वो 1869 में। आई थिंक मैंने मेंशन किया है, डिस्कवरी ऑफ मिशर ने कब की थी 1869 में। ठीक है, ये ईयर से याद रखिएगा। ठीक है, ये आया था, कब आया था, डबल हेलिक्स मॉडल जो है वो 1953 में आया था, और किसने दिया था, वाटसन और एंड क्रिक ने दिया था। वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। ठीक है, इन्होंने क्या क्या पॉइंट क्या क्या बोला था कि जो डीएनए वो किससे बना होता है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से। तो डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। उन्होंने क्या कहा था कि जो डीएनए है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना होता है। ठीक है, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हमें पता है किस किस से मिलकर बनी होती है, शुगर प्लस फॉस्फेट और प्लस नाइट्रोजन बेस। ठीक है, उन्होंने बोला था कि जो डीएनए है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है, और हमें पता है कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है हमारी वो किससे बनी होती है, शुगर फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस से। ठीक है, और उन्होंने दूसरा क्या कहा था कि जो ये 2 चेन होती हैं वो कैसे रन करती हैं, 2 चेन रन इन एंटी पैरेलल। ठीक है, 2 चेन रन इन एंटी पैरेलल पोलैरिटी। ठीक है, और 2 चेन रन इन एंटी पैरेलल, और उसकी पोलैरिटी क्या होती है, एंटी पैरेलल पोलैरिटी में रन करती है। पोलैरिटी मतलब समझते हो ना, पोलैरिटी मतलब अगर एक चेन जो है वो ये सपोज चेन है ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो जो दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगी वो कैसी होगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और इधर ही हमारे क्या लगे हुए हैं, नाइट्रोजन बेस लगे हुए हैं इधर ही हमारे। ठीक है, जो 2 चेन होती है वो कैसे रन करती है, एंटी पैरेलल पोलैरिटी में। और एंटी पैरेलल पोलैरिटी मतलब अगर ये एक न्यूक्लियोटाइड चेन है, ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, अगर एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो दूसरी क्या होगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी। ठीक है, और नाइट्रोजन बेस अंदर की तरफ होते हैं। और हमें बाकी बेसिक चीज़ें तो पता ही है कि नाइट्रोजन बेस जो होते हैं इनके बीच में कौन सी बॉन्ड होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन H2 बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन बेस। ठीक है, नाइट्रोजन बेस के बीच में कौन सी बॉन्ड होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। और ये भी हमें पता था कि ए जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है जी के साथ, सॉरी ए जो है वो सॉरी ए जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है टी के साथ, और जी जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है सी के साथ। इन अगर मैं बात करूँ, ये तो डीएनए का केस है, डीएनए। अगर मैं बात करूँ आरएनए की, ठीक है, तो थायमिन की जगह क्या यूज हो जाता है आरएनए में, यूरेसिल। यू से क्या, यूरेसिल। तो आरएनए में थायमिन की जगह कौन यूज होता है, यूरेसिल यूज होता है।
ठीक है। और इसका एक मेन जो था, इसका हॉलमार्क क्या होता है, डीएनए डबल हॉलमार्क समझते हो ना, कि उसका मेन पॉइंट हॉलमार्क क्या होता है, बेस पेयर। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हॉलमार्क मतलब उस डीएनए का जो मेन पॉइंट है वो क्या होता है, बेस पेयर। ठीक है, ये कहा था इन्होंने। ठीक है, और जाते हैं आगे, पॉइंट डिस्कशन करते हैं और क्या क्या था। ठीक है, और हमारा तीसरा पॉइंट क्या था, हमारा तीसरा पॉइंट था कि जो दो चेन होती हैं वो कॉइल्ड होती है राइट हैंडेड फैशन में, राइट हैंडेड फैशन या मैनर। ठीक है, राइट मतलब राइट साइड से कॉइल होती है, राइट साइड से कॉइल्ड होना स्टार्ट होती है। और बाकी मैंने बताया था एक पिच में कितने होते हैं, एक पिच में मतलब एक पिच में कितने वो होते हैं, कितनी लेंथ होती है, 3.4 नैनोमीटर। और एक पिच में कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं। ठीक है, ठीक है। और जो स्टेबिलिटी होती है वो किसकी वजह से होती है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी वजह से। स्टेबिलिटी के लिए मेनली रीजन क्या होता है, कंट्रीब्यूट कौन करता है स्टेबिलिटी के लिए, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ये था डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल, जो कि किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। और कब दिया था, कौन सी ईयर में दिया था, 1953। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, सेंट्रल, ये इंपॉर्टेंट भी है, सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या बताता है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए, डीएनए से जो है वो इन्फॉर्मेशन आगे कैसे ट्रांसफर होती है। ठीक है, ऑल लिविंग सेल में, इन ऑल लिविंग सेल। ठीक है, कि डीएनए से जो है वो आगे इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर होती है, वो कौन बताता है हमें, सेंट्रल डोग्मा बताता है। तो देखिए होता क्या है, डीएनए हमें पता है। ठीक है, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, और आरएनए से फर्दर क्या बन जाता है, प्रोटीन। अब हम देखेंगे कौन बनाता है, उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, कैसे बनता है। ठीक है, तो डीएनए से जो आरएनए बनता है, ठीक है, डीएनए से जो आरएनए बनता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से जो प्रोटीन बनता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। ठीक है, जो डीएनए से आरएनए बना उसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, और जो आरएनए से प्रोटीन बना उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। और आरएनए भी कौन सा, एमआरएनए। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं आरएनए, तो इसमें से भी कौन सा आरएनए, एमआरएनए। ठीक है, और जो डीएनए से डीएनए बनता है उसकी कॉपी बनती है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। ठीक है, अगर डीएनए से डीएनए बना तो रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बना तो ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बना तो ट्रांसलेशन। ठीक है, इसके कुछ टाइम बाद जो है, इसके कुछ टाइम बाद रेट्रोवायरस डिस्कवर हुआ। ठीक है, और उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था वो क्या पाया गया, आरएनए। ठीक है, फ्यू इयर्स बाद, ठीक है, फ्यू इयर्स लेटर क्या पाया गया, फ्यू इयर्स लेटर जो है वो रेट्रोवायरस पाया गया, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या था, आरएनए। ठीक है, अभी ये कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, मतलब जो रेट्रोवायरस उसके अंदर इन्फॉर्मेशन किसके थ्रू ट्रांसफर हो रही है, आरएनए, उसके अंदर तो डीएनए है ही नहीं। तो अभी इन सब के बारे में हम आगे बढ़ेंगे, अभी आप बेसिक बेसिक चीज़ें जान लीजिए। तो ये सेंट्रल डोग्मा आया, उसके कुछ साल बाद रेट्रोवायरस डिस्कवर हो, लेकिन उसमें हमने क्या पाया कि इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन है, आरएनए है।